स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 के बारे में अध्ययन किया था और उसके अंदर हमने पौधों के अंदर जो अनिवार्य तत्व होते हैं, पौधों में उनकी क्या भूमिका होती है, इसका विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम नवा चैप्टर एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमें कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं जो 8वें पाठ से संबंधित हैं, पौधों के अंदर खनिज तत्वों से संबंधित हैं, जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि जो नीट 2018 में आया था, नीट 2018 में प्रश्न आया था 8वें पाठ में से पादपों द्वारा जो लौह तत्व होता है उसका अवशोषण किस रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा लौह तत्व का अवशोषण किस रूप में किया जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो पादप होते हैं आयरन को Fe3+ फेरिक आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। Fe2+ फेरस आयन के रूप में जो पौधों के अंदर आयरन का स्थानांतरण होता है, तो जो पौधे होते हैं वो आयरन को फेरिक आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न था इसी पाठ से संबंधित जो नीट 2016 में आया था, जो नीट 2016 के अंदर आया था इसी पाठ में से। वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 बृहत पोषक तत्व हैं। प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से बृहत पोषक तत्व कौन से हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था जिसके अंदर पहले ऑप्शन के अंदर आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम। दूसरा ऑप्शन था उसमें तत्वों के नाम थे मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तीसरा ऑप्शन था जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चौथा ऑप्शन था जिसके अंदर तीसरे ऑप्शन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। चौथे ऑप्शन के अंदर 3 तत्वों के नाम थे बोरान, जिंक और मैग्नीज। बोरान, जिंक और मैग्नीज, यह हमारे पास 4 ऑप्शन थे। इनमें से हमें बताना था कि बृहत पोषक तत्व कौन से हैं। तो बृहत पोषक तत्व 9 है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और 8 तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रा में, वो है आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और इसके अलावा जैसे कि क्लोरीन और निकेल। ये 8 तत्व सूक्ष्म और बृहत। तो इनमें से हमें हमारा प्रश्न था कि निम्न में से बृहत पोषक तत्व कौन से हैं। तो इनके अंदर बृहत पोषक तत्व हैं जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। इनके अलावा जैसे कि इसके अंदर आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे सूक्ष्म मात्रा हैं। मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो मैग्नीशियम बृहत है, बाकी के सूक्ष्म है।
इसमें तीनों व्रत हैं, बोरान, जिंक और मैग्नीज, ये तीनों के तीनों सूक्ष्म हैं, तो अपना ऑप्शन इसके अंदर तीसरा सही था। इसी तरह से एक क्वेश्चन था पौधों, जो कि AIPMT के अंदर 2015 के अंदर आया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित जो ऑक्सीजन अणु होता है, जो ऑक्सीजन जल के अणु से आते हैं, तो इनके अंदर कौन से तत्वों का योगदान होता है? तो इसके अंदर अपना आंसर है मैग्नीज और बोरान, मैग्नीज और क्लोरीन। हमारा प्रश्न था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निष्कासित होती है ऑक्सीजन, उससे जो जल के अणु आते हैं, उनके अंदर किन तत्वों का योगदान होता है? तो मैग्नीज और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन था इसी तरह से, जो कि CPMT के अंदर 2015 के अंदर आया था। हरे पादपों में बोरान स्त्रवण करता है, हरे पादपों में जो बोरान होता है किसके अंदर अपनी सहायता करता है? इसमें हरे पादपों के अंदर बोरान का क्या कार्य है? तो इसके अंदर कार्य, बोरान का कार्य है कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। बोरान का मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, बोरान का मुख्य कार्य है। तो इसका आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि जो CPMT के अंदर 2014 में आया था, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? और ये जो प्रश्न है ये आता ही रहता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल को बनाने वाला जो मुख्य तत्व है, केवल एक तत्व होता है उसके अंदर, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम। ये प्रश्न अपना 2014 में CPMT के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन है कि एक आवश्यक पादप खनिज तत्व, एक आवश्यक पादप खनिज तत्व जो व्युत्तक उत्तक की क्रियाशीलता, जो व्युत्तक उत्तक की क्रियाशीलता, नाइट्रोजन, हार्मोन, लिपिड तथा वसा के उपापचय में सहायक होता है। तो और इस आवश्यक खनिज का एक अन्य आवश्यक कार्य है पादपों में खाद्य पदार्थ शर्कराओं के स्थानांतरण में सहायता करना। ये प्रश्न 2015 CPMT में भी आया था, इसी से संबंधित यही प्रश्न था, और ये CPMT 2015 में भी आया था और 2014 में भी इसी प्रश्न को दिया गया था। तो इसका आंसर है भाई कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सबसे मुख्य तत्व है बोरान। तो अपना आंसर होगा इसका बोरान। अगला प्रश्न है जो नीट 2013 में आया था कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें जो वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का जो पहला जो स्थिर उत्पाद होता है वो कौन सा बनता है? फलीदार पौधों के अंदर जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है, उनकी जड़ों के अंदर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो उस क्रिया के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो स्थिर उत्पाद है अमोनिया, तो उसका आंसर होगा अमोनिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जो 2013 के अंदर नीट के अंदर आया था कि सबसे प्रचुर अंतराकोशिकीय धन आयन कौन सा होता है?
सबसे प्रचुर, सबसे अधिक अंतराकोशिकीय धन आयन कौन सा होता है? तो सबसे अधिक पाए जाने वाला कोशिकाओं के अंदर जो धन आयन होता है वो है पोटेशियम K+, पोटेशियम K+। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धन आयन है कोशिकाओं में। अगला प्रश्न था कि जो CPMT यूपी के अंदर 2012 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जो सूक्ष्म पोषक, 4 ऑप्शन है इसके अंदर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीज, कॉपर। तो इन 4 में से हमें बताना है कि जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है कॉपर, और बाकी के तीनों हैं बृहत पोषक तत्व। अगला प्रश्न है जो AIPMT के अंदर और CBSE की जो CPMT तो उसके अंदर 2011 में आया था, पादपों में निम्नलिखित में से किस तत्व का पुनः संगठन नहीं होता है? पादपों के अंदर जो तत्व होते हैं उनमें से कौन सा तत्व है जिसका पुनः दोबारा से संगठन नहीं हो पाता है? तो वो तत्व है कैल्शियम, वो तत्व है कैल्शियम। इसके अलावा अगला प्रश्न था अपना जो कि APIMT के अंदर 2011 में आया था, निम्नलिखित में से कौन पादपों में, निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए अनिवार्य खनिज तत्व नहीं है? कैडमियम, अपने ऑप्शन 4 है उनमें एक ऑप्शन है कैडमियम। तो कैडमियम अनिवार्य सबका तत्वों के अंदर नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल के, निम्नलिखित में से कौन जल के प्रकाश अपघटन हेतु अनिवार्य तत्व होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो वो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है मैग्नीज के कारण। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है मैग्नीज के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जो चावल होता है उसके अंदर जो खैरा रोग होता है, चावल के अंदर खैरा रोग किस तत्व के कारण होता है, किस तत्व की न्यूनता से होता है? तो चावल के अंदर जो खैरा रोग होता है वो जिंक की न्यूनता से होता है। चावल में खैरा रोग जिंक की न्यूनता से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है? और ये भी पिछले साल 2018 में नीट के अंदर आया था एक प्रश्न कि कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और इसका अध्ययन हमने पहले भी किया था। रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है उसको 3 सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया था। मांड शर्करा परिकल्पना, दूसरा सिद्धांत था स्टीवार्ड की परिकल्पना, और तीसरा सिद्धांत था पोटेशियम आयन का स्थानांतरण। तो जो पोटेशियम आयन होता है वो कोशिकाओं को स्फीत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम आयन कोशिकाओं को स्फीत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अब इसके अलावा जैसे कि और भी मुख्य प्रश्न है जो इस पाठ में लगभग हर साल PMT के अंदर
नीट के अंदर पूछे ही जाते हैं। अब हम अगला जो चैप्टर है एंजाइम उसको स्टार्ट करते हैं। एंजाइम एंजाइम एक तरह से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम एक तरह से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। और ये जो जैव क्रियाएं होती हैं, जीवों के अंदर होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइमों की जो अल्प मात्रा होती है, एंजाइम कम मात्रा के अंदर भी जो अभिकारक होते हैं उनकी ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे कि जो अभिक्रिया होती है कोशिकाओं के अंदर उसकी दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। सजीवों के अंदर होने वाली या कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो उन क्रियाओं के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। रासायनिक क्रियाओं के अंदर जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक तत्व होते हैं। उसी तरह से जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर उत्प्रेरक का जो कार्य करते हैं वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम किसी भी जैविक क्रिया को 2000 गुना तक बढ़ा सकते हैं। एंजाइम किसी भी जैविक क्रिया को 2000 गुना वेग तक भी बढ़ा सकते हैं। एंजाइम जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होते हैं। सजीवों के अंदर एंजाइमों की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है और जो ये सूक्ष्म मात्रा होती है वही जैविक क्रियाओं को जो कोशिकाओं के अंदर होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है। एंजाइम एक तरह से कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों के अंदर या कोशिकाओं के अंदर कार्बनिक प्रकृति के वे पदार्थ जो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जैविक क्रियाओं को, जो जैविक क्रियाओं का वेग होता है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एंजाइम जैविक अभिक्रियाओं जो कोशिकाओं के अंदर होती हैं उनके वेग को 2000 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। एंजाइम होते हैं वो अभिकारकों की जो ऊर्जा होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं एंजाइम के बारे में कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। जैविक जो क्रियाएं होती हैं
जैविक क्रियाएं भी रासायनिक क्रियाओं की तरह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उपचय अभिक्रियाएं, उपचय अभिक्रियाएं, और दूसरी होती है अपचय अभिक्रियाएं, उपचय अभिक्रियाएं और अपचय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें उपचय अभिक्रियाएं कहते हैं, और वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें अपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें उपचय कहते हैं, और जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें अपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। हम एंजाइम की दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। एंजाइम की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन पदार्थों के बने हुए होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो जैविक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। तो हमारे पास दो परिभाषाएं हो गई एंजाइम के बारे में। पहली परिभाषा है कि कार्बनिक प्रकृति के वे पदार्थ, कार्बनिक प्रकृति के वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। अभी तक एंजाइमों की जो खोज हुई है, एंजाइमों के बारे में जो पता चला है, उसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। तो हम सबसे पहले एंजाइमों के इतिहास के बारे में देखते हैं। एंजाइमों की खोज कैसे हुई, एंजाइमों के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। एंजाइमों का इतिहास, सबसे पहले बर्जीलियस जो वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले बताया, सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक, बर्जीलियस ने सर्वप्रथम जैव उत्प्रेरक के बारे में बताया था और उन्हें एंजाइम नाम दिया था। बर्जीलियस के बाद में दूसरा वैज्ञानिक था एडवर्ड बुकनर। अगले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड बुकनर। एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम जाइमेज एंजाइम को ईस्ट से अलग किया था। बुकनर ने जाइमेज एंजाइम को ईस्ट से अलग किया था। इसके बाद में अगला वैज्ञानिक है बिली कुहनी। बिली कुहनी ने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का उपयोग ईस्ट के किण्वन के लिए किया था। ईस्ट के किण्वन के लिए किया था। इसके बाद में अगला वैज्ञानिक है
सुबनर। सुबनर ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए थे। यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए थे। इसके बाद में सुबनर और नार्थ्रोप इन दोनों वैज्ञानिकों ने सप्रमाण प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था कि जो एंजाइम होते हैं वो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। सुबनर और नार्थ्रोप वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि जो एंजाइम होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वह कार्बनिक होती है। इसके बाद में सुबनर, नार्थ्रोप और एक वैज्ञानिक था स्टेनले। सुबनर, नार्थ्रोप और स्टेनले, इन तीनों वैज्ञानिकों को प्रोटीन के लिए या प्रोटीन की प्रकृति के बारे में बताने के लिए, क्योंकि एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन होती है, एंजाइमों के लिए इन्होंने जो कार्य किए उन कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला। अभी तक यही था कि जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रकृति कार्बनिक होती है और जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन दो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक थे सैक व अल्टमेन। इन वैज्ञानिकों ने एक एंजाइम की खोज की, वह एंजाइम आरएनए का बना हुआ था और उस एंजाइम का नाम राइबोजाइम रखा, जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता है, आरएनए का बना होता है। तो इस प्रकार से एंजाइमों की प्रकृति को समझने के लिए, एंजाइमों की संरचना को समझने के लिए, एंजाइमों की जो खोज हुई उसमें अनेक वैज्ञानिकों का योगदान है। सबसे पहले बर्जीलियस ने एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक के रूप में कहा। उसके बाद में जो एडवर्ड बुकनर था उसने जाइवेज एंजाइम को ईस्ट कोशिकाओं से पृथक किया। उसके बाद में जो विली कोहले वैज्ञानिक है, इसने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का उपयोग ईस्ट के किण्वन के लिए किया। इसके बाद में जो सुबनर है, इसने यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए। सर्वप्रथम सुबनर ने यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए। सुबनर और नार्थ्रोप इन दोनों ने मिलकर के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जो एंजाइम होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वह कार्बनिक होती है। सुबनर, नार्थ्रोप और स्टेनली इन तीनों वैज्ञानिकों को एंजाइमों के ऊपर जो कार्य किए गए उन कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सेक व अल्टमेन इन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन के नहीं होते हैं,
जैसे कि राइबोजाइम जो कि आरएनए का बना होता है। तो इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों ने एंजाइमों की खोज के लिए अपना योगदान दिया। अब इसके बाद में जैसे कि एंजाइमों की संरचना, कि एंजाइम किस तरह के होते हैं। एंजाइमों की संरचना, हमने ये देखा कि कुछ एंजाइम इस प्रकार के होते हैं कि वो एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, यानी कि अप्रोटीन एंजाइम होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम। राइबोजाइम जो एंजाइम होता है वो आरएनए का बना होता है, अप्रोटीन एंजाइम होता है। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, यूरिएज, इस तरह के जो एंजाइम होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम इस प्रकार के भी होते हैं कि जो उनके अंदर कुछ भाग होता है अप्रोटीन होता है, उनके अंदर कुछ भाग अप्रोटीन होता है और अधिकांश भाग होता है वह प्रोटीन का होता है। तो इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उन्हें होलो एंजाइम कहते हैं या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन तथा अप्रोटीन दोनों भागों से मिलकर बने होते हैं उन्हें होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम में प्रोटीन वाला जो भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन भाग। और जो अप्रोटीन वाला भाग होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं। प्रोटीन वाला जो भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं और जो अप्रोटीन वाला भाग होता है उसे कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। अप्रोटीन वाला भाग, अप्रोटीन भाग, जैसे कि हमारे पास ये कोई एंजाइम है, इस एंजाइम के अंदर अधिकांश भाग प्रोटीन का है, जैसे कि इस भाग के अलावा इस भाग को छोड़ करके जो बाकी वाला जो सारा का सारा भाग है इस एंजाइम का, यह भाग प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन भाग। जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं और जो अप्रोटीन वाला भाग होता है अप्रोटीन भाग, इस अप्रोटीन भाग को कोफैक्टर कहते हैं। अप्रोटीन वाला जो भाग होता है वो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। जो कोफैक्टर होता है वो एपो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है।
तो वह एंजाइम जो प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों से मिलकर बना होता है, उस एंजाइम को होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। जिस एंजाइम में प्रोटीन भाग भी होता है और अप्रोटीन भाग भी होता है, उस एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। अप्रोटीन वाला जो भाग होता है वह प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। जो अप्रोटीन वाला भाग होता है, कोफैक्टर होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कोफैक्टर जो अप्रोटीन वाले भाग होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अप्रोटीन वाला जो कोफैक्टर है, इसका पहला भाग होता है प्रोस्टेटिक समूह है। प्रोस्टेटिक समूह है। प्रोस्टेटिक समूह है जो कि कार्बनिक प्रकृति का नहीं होता है, क्योंकि अप्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं, जिसके अंदर कोई कार्बनिक प्रकृति नहीं होती है। तो जो प्रोस्टेटिक समूह है जो कि कार्बनिक प्रकृति का नहीं होता है, यह एपो एंजाइम से, जैसे कि मान लो कि प्रोस्टेटिक समूह है, यह एपो एंजाइम से दृढ़ रूप से बंधे हुए होते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे कि साइटोक्रोम है, फ्लेवोप्रोटीन है। साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन इसके उदाहरण हैं। दूसरा भाग है इसका सह एंजाइम। जो सह एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन वाले भाग से, सह एंजाइम भी अप्रोटीन भाग है जो कि कार्बनिक प्रकृति के नहीं होते हैं, लेकिन सह एंजाइम किस प्रकार के होते हैं कि वो प्रोटीन वाले भाग से ढीले रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम अलग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः जोड़ सकते हैं। सह एंजाइम को हम अलग कर सकते हैं और वापस पुनः जोड़ सकते हैं, तो उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कि NAD है, NADP, FAD, इस तरह के जो अणु हैं वो सह एंजाइम के उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण है सक्रियक। यदि प्रोटीन वाले भाग से, यदि प्रोटीन वाले भाग से कोई धातु जुड़ी हुई होती है, कोई धन आयन जुड़ा हुआ होता है, तो उसे सक्रियक कहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे कि आयरन। सक्रियक का उदाहरण है आयरन। तो इस प्रकार से जो होलो एंजाइम होते हैं, पूर्ण एंजाइम होते हैं, इस पूर्ण एंजाइम के अंदर जो अधिकांश भाग होता है वो प्रोटीन वाला होता है, जिसको एपो एंजाइम कहते हैं। और जो कम भाग होता है, जो अप्रोटीन वाला भाग होता है, उसे कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर यानी कि प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों मिलकर के होलो एंजाइम, पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। और जो पूर्ण एंजाइम होता है, इसमें जो अप्रोटीन वाले भाग होते हैं, कोफैक्टर, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि प्रोटीन वाले भाग से जो कसकर जुड़े हुए होते हैं अप्रोटीन वाले भाग, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, उन भागों को प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। जैसे कि साइटोक्रोम है, फ्लेवोप्रोटीन है। प्रोटीन वाले भाग से जो अप्रोटीन वाले भाग ढीले रूप से बंधे हुए होते हैं, जिनको हम अलग कर सकते हैं, वापस जोड़ सकते हैं, उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। जैसे कि NAD है, NADP है, FAD है, को एंजाइम है आदि। यदि प्रोटीन वाले भाग से अप्रोटीन भाग के रूप में यदि कोई धातु जुड़ी हुई होती है, तो उसे सक्रियक कहते हैं, जैसे कि Fe। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर
ये दोनों मिलकर के होलो एंजाइम, पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। होलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसकी जो क्रियाशीलता होती है, उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अप्रोटीन वाले भाग की आवश्यकता होती है। कुछ एंजाइम जो पूरी तरह से केवल प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, वो एंजाइम ज्यादा क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। और कुछ एंजाइम इस प्रकार के भी होते हैं कि जो प्रोटीन के नहीं होते हैं, प्रोटीन के अलावा जैसे कि आरएनए के बने हुए होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम है, पेप्सिन है, यूरिएज एंजाइम, वो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिन्हें एपो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम जो कि पूर्ण रूप से जैविक क्रियाओं के अंदर मुख्य उपयोग में होते हैं, जैविक क्रियाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो इनके अंदर प्रोटीन भाग के रूप में एपो एंजाइम होता है, अप्रोटीन भाग के रूप में कोफैक्टर होते हैं। अप्रोटीन भाग के रूप में 3 प्रकार के समूह हो सकते हैं। प्रोस्टेटिक समूह है, सह एंजाइम, सक्रिय। प्रोस्टेटिक जो समूह होते हैं ये प्रोटीन वाले भाग से कसकर बंधे हुए होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इन्हें प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। और इसके जैसे उदाहरण है साइटोक्रोम है, खलेवो प्रोटीन है आदि। सह एंजाइम इस प्रकार के अप्रोटीन वाले भाग होते हैं जो कि प्रोटीन वाले भाग से ढीले रूप से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि NAD है, NADP है, AKD है। सक्रिय के रूप में यदि प्रोटीन वाले भाग से कोई धातु जुड़ी हुई होती है तो उसे सक्रिय कहते हैं, जैसे कि आयन। तो इस प्रकार से एंजाइमों की संरचना होती है। तो पूर्ण एंजाइम उसे कहा जाएगा जिसके अंदर प्रोटीन वाला भाग हो और अप्रोटीन वाला भाग नहीं हो। प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम और अप्रोटीन वाले भाग को कोफैक्टर कहते हैं। अप्रोटीन वाला जो भाग होता है वो प्रोटीन वाले भाग को सक्रिय करता है, उसको क्रियाशील बनाता है। अगला टॉपिक अपना एंजाइमों के गुण। एंजाइमों के अंदर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।